जो पार्लियामेंट की स्थिति है, जो संविधान की स्थिति है और भारत के अंदर दलित मुसलमान की स्थिति है और अराजकता की स्थिति, अगर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाया जाता तो शायद मैं उनके बयान का समर्थन कर। आपको बता दूं, गुलामी की बू तो मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जिन लोगों से आपने इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करवाया है, मुझे उनमें गुलामी की बू आती है, मुझे उनमें जातिवाद की बू आती है। कितने मुस्लिम गुरु वहां पर थे, कितने सिख गुरु वहां पर थे, कितने पादरी ईसाई पादरी वहां पर थे, कितने बौद्ध भिक्खु वहां पर थे, कितने जैन गुरु वहां पर, कितने आदिवासियों के नेता वहां पर थे, कितने ओबीसी के नेता वहां पर थे, कितने अनुसूचित जाति के नेता वहां पर थे, कितने अनुसूचित जनजाति के नेता वहां पर। सबसे बड़ी बात कि उत्तर भारत का कोई भी ब्राह्मण इस योग्य आपने नहीं समझा कि उसे भी पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन पे आप बुला सके। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे मतभेद रखता हूं कि ये बयान, जब ये भगवान के बारे में बयान अगर राहुल गांधी देते हैं तो राहुल गांधी को उस वक्त ये सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट का जब इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें किन लोगों को बुलाया गया। अगर वहां जाकर पार्लियामेंट के बारे में राहुल गांधी जी बात करते और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह बात उठाते कि पार्लियामेंट का उद्घाटन करते समय वहां मुस्लिम मौलवी भी होने चाहिए थे, सिख गुरु भी होने चाहिए थे, बौद्ध भिक्खु भी होने चाहिए थे, जैन गुरु भी होने चाहिए थे, आदिवासी भी होने चाहिए थे, अनुसूचित जाति के लोग भी होने चाहिए थे, तो इस और सभी लोग मिलकर अगर पार्लियामेंट के अंदर जाते और इस सवाल को उठाते तो शायद मैं राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करता। परंतु जब वो कहते हैं, व्यक्तिगत एक कटाक्ष करते हैं कि मैं यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी या आरएसएस या बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस बात में पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंट सभी धर्मों का एक स्वरूप है, जिसके अंदर सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, जिसके अंदर सभी लोगों का खून मिला है, उसकी बात ना करके आप भगवान की बात करते हैं और भगवान से पूछ लेंगे। देखिए, या तो ये राहुल गांधी जानते हैं या नरेंद्र मोदी जानते हैं या इनके भगवान जानते हैं कि उन्हें क्या बात करनी चाहिए या क्या बात नहीं करनी चाहिए, परंतु आज की जो स्थिति है, जो पार्लियामेंट की स्थिति है, जो संविधान की स्थिति है और भारत के अंदर दलित मुसलमान की स्थिति है और अराजकता की स्थिति है, अगर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाया जाता तो शायद मैं उनके बयान का समर्थन करता, परंतु व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन भाजपा के कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि पहले मतलब गुलामी की बदबू आती थी पुराने पार्लियामेंट में, अब जो आजाद भारत में आजाद पार्लियामेंट आ गया है। देखिए, जो भाजपा के नेता ये बात बता रहे हैं कि गुलामी की बू आती है, सबसे पहले ये देखिए कि वो खुद कौन से स्कूल से पढ़े हुए हैं। आप ये देखिए कि उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि उन्हें गुलामी की बू पार्लियामेंट में तो आ रही है, परंतु अपने बच्चों को क्यों वो प्राइवेट स्कूलों में और उन स्कूलों में भेजे जहां इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। आप हमें ये बताते हैं कि गुलामी की बू आ रही है। मैं आपको बता दूं, गुलामी की बू तो मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मुझे आ रही है बू कि आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो मानसिकता है, उसके अंदर अगर आपको पुराने पार्लियामेंट के अंदर गुलामी की बू आती है तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों से आपने इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करवाया है, मुझे उनमें गुलामी की बू आती है, मुझे उनमें जातिवाद की बू आती है और मुझे उनके अंदर आता है कि एक विशेष विचारधारा वाले लोग हैं। और अगर कह सकते हैं सर, कैसे मतलब नहीं, मैं नहीं, किसको लेके चल रहे हैं? कितने मुस्लिम मौलवी वहां पर थे, कितने मुस्लिम गुरु वहां पर थे, कितने सिख गुरु वहां पर थे, कितने पादरी ईसाई पादरी वहां पर थे, कितने बौद्ध भिक्खु वहां पर थे, कितने जैन गुरु वहां पर थे, कितने आदिवासियों के नेता वहां पर थे, कितने ओबीसी के नेता वहां पर थे, कितने अनुसूचित जाति के नेता वहां पर थे, कितने अनुसूचित जनजाति के नेता वहां पर थे। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर भारत का कोई भी ब्राह्मण इस योग्य आपने नहीं समझा कि उसे भी पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन पे आप बुला सके, और आप ये कहते हैं सबको लेकर चल रहे हैं। देखिए, अगर आप सबको लेकर चलते तो जितने भी भारत के अंदर नुमाइंदे हैं, वो जितनी भी कौम है, जितनी भी जात है, जितनी भी बरादरियां, जितने भी क्षेत्र है और जितने भी भाषा हैं, कम से कम उसका अगर हर रहनुमाई करने वाला एक व्यक्ति होता तो हम ये बात सोचते कि आप जो है सबको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कराया ना, पंडित भी थे वहाँ, और जो इस्लाम में या मुसलमानों में जो होता है वो बाकायदा जो कुरान की तिलावत भी करवाई, सिख जो करते हैं शुरू में पढ़ते हैं ग्रंथ में, वो भी उन्होंने करवाया। मुझे नहीं पता आप कहाँ की बात कर रहे हो। जब सेंगोल लगाया गया था, सेंगोल
क्या सेंगोल लगाने के साथ में क्या इस्लाम की कोई आयतें लगाई गई थी? क्या बुद्धिज्म के कोई त्रिशरण लगाए गए थे? क्या जो सिखिज्म है उनके कोई चिन्ह लगाए गए थे? क्या ईसाइयों का जो सिंबल होता है वो लगाया गया था? और आप कह रहे हैं बुलाए गए थे। अगर प्राइवेट कमरे में बैठ के आप कोई प्री रिकॉर्डिंग कर देते हैं तो उसको आप नहीं मान सकते। दूसरी बात, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि वहां बुलाया गया था और करवाया गया था। भारत का जो संविधान है वो वी दी पीपल से शुरू होता है। वी का मतलब हम होता है, वी का मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। और जब आप ये कहते हैं कि वहां बुलाए गए थे, तो मुझे नहीं पता, जब वो दंडवत हो रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो वो सेंगोल के कारण के सामने दंडवत हो रहे हैं या उन लोगों के सामने दंडवत हो रहे हैं जिनसे उन्होंने विधि विधान कराया। और मैं आपकी बात का इस वजह से भी समर्थन नहीं करता, जिस दिन उन्होंने भारत का पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया वो दिन एक माफी वीर के जन्मदिन था। और अगर इन्हें करना चाहिए था, अगर इन्हें उद्घाटन करना चाहिए था तो वो 26 नवंबर को करना चाहिए था। संयोग है वो, संयोग। नहीं, मैं बता रहा हूं, उन्हें 26 नवंबर को करना था, 26 जनवरी को करना था या 15 अगस्त को करना था। और अगर आप ये कहते हो संयोग है, तो संयोग के अंदर जो इन्होंने टोना टोटका राशि फल निकाल के जो सुबह के समय पे एक जो किया है वो संयोग नहीं है। आप ये देखिए कि एक विशेष विचारधारा को लागू करने के लिए आप पूरे के पूरे भारत की जो एकता है और अखंडता, उसे आप खंडित कर रहे हैं। लेकिन सिंगोल कहाँ से हिंदू धर्म को थोड़ी ना सर वो पेश करता है सिंगोल, उससे क्या दिक्कत है? देखिए, आप अपनी पहले तो अपना इतिहास ठीक करिए। आज जो सेंगोल चाहे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता हो या ना करता हो, परंतु जिस प्रकार वो स्थापित किया गया है, जिन लोगों के द्वारा वो स्थापित किया गया है, जो मंत्रोच्चारण करके किया गया है, वो एक विशेष विचारधारा के लिए है। और दूसरी बात, सेंगोल चाहे बुद्धिज्म का प्रतीक हो, चाहे सेंगोल हिंदुइज्म का प्रतीक हो, चाहे सेंगोल इस्लाम का प्रतीक हो, चाहे सेंगोल अनुसूचित जाति का प्रतीक हो, मैं विरोध करता हूं कि क्या कारण है कि जहां भारत का संविधान होना चाहिए था, जहां भारत का अशोक स्तंभ होना चाहिए था, वहां आप एक डंडा जो कि राजतंत्र का प्रतीक है, ये कोई, और रही बात, ये कोई विदेशी राज नहीं है जहां आप सत्ता हस्तांतरण कर रहे हो। लोकतंत्र का राज है, एक वोट और एक वोट का राजा यहाँ पर राज करेगा। कोई राजतंत्र का मतलब इनडायरेक्ट वे में ये मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी ये कर रहे हैं कि राजतंत्र आ गया। देखिए, वो यही दिखाना चाहते हैं कि ये भारत के अंदर हम राजतंत्र ले आए हैं। ये राजतंत्र का डंडा जो 1947 में अंग्रेजों ने नेहरू जी को दिया था, वही डंडे से अब हम राज करेंगे। देखिए, जो सिंबॉलिक, जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो सिंबॉलिक दंड का प्रावधान होता है। डंडा जो होता है डराने के लिए होता है, धमकाने के लिए होता है। जो सेंगोल है, सेंगोल बुद्धिज्म से आया है, क्योंकि जब अशोक चिन्ह देखते हैं तो उसके अंदर भी बैल है, और बैल जो चोल वंश के लोग थे वो भी बुद्धिज्म को मानते थे। पर और अब सवाल आता है कि क्या कारण है कि बुद्धिज्म के अंदर बैल भी है और बुद्धिज्म के अंदर अशोक स्तंभ भी है। तो आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्या आपने जब अशोक स्तंभ को हटा के सेंगोल को लाए? और सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने सवाल उठा रहा हूं कि क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास किया कि हम वहां पर सेंगोल लगाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगाएंगे? क्या पार्लियामेंट के जो अन्य सदस्य थे उनके सामने आपने कोई प्रपोजल रखा कि हम इस दिन जो है पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करेंगे? ये आपकी निजी संपत्ति नहीं है जहां आप घर का उद्घाटन कर रहे हो और किसी को बुला रहे हो और भारत के राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। हर जो प्रपोजल है वो पार्लियामेंट के अंदर रखना चाहिए था और उसमें सदस्यों की राय लेनी चाहिए थी, क्योंकि उस पार्लियामेंट के अंदर सभी वर्गों के। क्या ये भी गैर संवैधानिक है? मतलब बिल्कुल गैर संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर भारत के राष्ट्र को कोई भी चीज अगर समर्पित हो रही है तो आप उसे पार्लियामेंट के पटल पर रखिए कि हम जी सेंगोल लगा रहे हैं, या हम जो है अशोक चिन्ह को हटा रहे हैं, या हम इस प्रकार उद्घाटन करेंगे। यार मुझे एक बात बताओ ना, क्या कमी है भारत के मुस्लिमों में? क्या कमी है भारत के अनुसूचित जाति के लोगों में? क्या कमी है भारत के ईसाइयों में? क्या कमी है भारत के बौद्धों में? क्या कमी है भारत के जैनों में कि उनके जो रहनुमाई करने वाले जो धर्मगुरु थे वो वहां पर नहीं थे? और संविधान के अंदर काफी सारे धर्मगुरु थे वहां। नहीं, देखिए, जब वो सेंगोल स्थापित किया जा रहा था वहां कोई नहीं था। और संविधान की अवहेलना इस वजह से है क्योंकि संविधान कहता है कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है, आपको कोई ये टोना टोटका नहीं दिखाना। क्या ये साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बात हुई है? मैं विरोध करता हूं, मैं हर बात का मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कुछ निर्णय लिए और उन निर्णयों के आधार पर एक विशेष दिन, जिस दिन ये उद्घाटन नहीं होना था, किया है, मैं उसका कट्टर विरोध करता हूं।
तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा सर? देखिए, हिंदू राष्ट्र ये आज तक एक हिंदू गांव नहीं बना पाए। इनके बाप में दम हो तो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा लें। और अगर रही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर साक्षी जैसी लड़कियों को मार दिया जाता है, जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर खेल लांजी होता है, जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर हाथरस होता है, जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर बथाली टोला फूलपुर बातें होता है, और जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर फूलन देवी की हत्या होती है, हमें ऐसे हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। आप रखिए, आप नाचिए, आपका हिंदू राष्ट्र। हम भारत के मानने वाले लोग हैं। भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, तो जो स्टेट्स है उसी की यूनियन को भारत कहा जाएगा, ना कि हिंदू राष्ट्र। कह रहे इस संविधान का मतलब इस संसद भवन का विरोध वो कर रहे हैं जो मोदी जी के हर काम से नाखुश हैं। देखिए, हमें नहीं पता मोदी कौन है। ना तो मोदी की है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना संघ की है प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने क्या कहा, हम ना तो पार्लियामेंट के विरोधी हैं, ना बीजेपी के विरोधी हैं, ना कांग्रेस के विरोधी हैं, परंतु जिस प्रकार इन्होंने एक विशेष विचारधारा को हावी करके पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करके पूरी दुनिया में एक विचारधारा को दिखाने और फैलाने का काम किया है, हम उस चीज के कट्टर विरोध में हैं। लेकिन लगातार जो है मोदी जी का विश्व में नाम हो रहा है। अभी देखिए, विदेश दौरे पे गए थे तो पपुआ न्यू गियाना के प्रधानमंत्री पैर छू रहे उनके बाकायदा। अरे, आपकी इतिहास और आपका वर्तमान दोनों खराब है। आप, मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप लोग पत्रकारिता करते हो तो सही तथ्य क्यों नहीं दिखाते। आप उस बात की G7 की बात क्यों नहीं करते। जब प्रधानमंत्री इधर उधर देखते हैं और जापान के प्रधानमंत्री वो देखते हैं अच्छा अकेले खड़े, तब हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। आप ये क्यों नहीं देखते G7 के अंदर कि कोने में बैठाए हुए थे। और रही बात डंका बजने की, देखिए वो भारत का प्रधानमंत्री है और भारत के प्रधानमंत्री का डंका बजना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। परंतु अगर भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं एक विशेष वर्ग का प्रधानमंत्री हूं, तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देखिए, भारत और भारत का प्रधानमंत्री दोनों अलग हैं। भारत की जो सॉवरेनिटी है वो बिल्कुल अलग है। और अगर ये प्रधानमंत्री किसी कोई ये व्यक्तिगत नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री है, उन लोगों का भी प्रधानमंत्री है जिन लोगों ने इसे वोट नहीं दिया। तो अगर इसका अपमान करवाकर ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत में डंका बज रहा है, तो भैया हमें ऐसा डंका नहीं चाहिए। हमें ऐसा डंका नहीं चाहिए जहां फोटो खिंचवाने के लिए भी आपको कोने में बैठना पड़े। और हमें ऐसा डंका नहीं चाहिए जहां आप पैर छूने का नाटक जो है एक छोटे से देश के कारण कर रहे हैं। अगर आपको पैर छुआना है ना, हम मान जाए कि आपका डंका है जो चाइना ने आपके जो कब्जा किया है, अगर उसका आप एक गांव भी खाली करा लेना तो हम मान जाएंगे कि आपका डंका बज रहा है। वरना ये नोटंकी हमें मत बताइए कि चाइना कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है और क्या आज रशिया और यूक्रेन के मामले में हमारी जो है जो स्थिति है।